हाँ, ये एक हमारे देश में बहुत ही कमी है कि प्रैक्टिकल नॉलेज हमारे इंस्टीट्यूट्स कम दे रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल फैसिलिटीज़ जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। मैंने कई विदेशों में जाके स्कूल्स में उनका देखा है। एक स्कूल की रोबोटिक्स लैब मैंने देखी है और मैं देख के हैरान हूँ कि जिस तरह की लैब्स वहाँ पर स्कूल लेवल पे है, हमारी वहाँ कॉलेज लेवल पे भी नहीं है। HBNI का जो हिडन करिकुलम है वो ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ थ्योरी की तरफ नहीं जाएं, वो टेक्नोलॉजी डेवलप करें, प्रोडक्ट्स डेवलप करें, प्रोसेसेस डेवलप करें, ताकि हमारे एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा सके। मज़े की बात यह थी कि उससे बाद जो हुआ, एक तरफ न्यूक्लियर रिजीम चेंज, वो भी फुल टाइम जॉब था और ये भी फुल टाइम जॉब था। तो रादर देन वर्किंग फ्रॉम 10 to 6, मेरा काम 6 to 10 था। जो यूनिवर्सिटी की वर्ल्ड रैंकिंग में आती हैं, अगर उनको देखें तो सबका साइज़ 1000 से ऊपर रहता है, फैकल्टी स्ट्रेंथ 1000 से ज़्यादा है। जबकि हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में भी फैकल्टी स्ट्रेंथ जो है 400, 500, 200 इस रेंज में है। तो अगर हमें जो आजकल की प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना है तो फैकल्टी स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस पॉडकास्ट के भाग 2 में। इस भाग में डॉक्टर रवि ग्रोवर जी हमारे न्यूक्लियर फ्यूचर के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको हमारे काम से वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप अपने विचार हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। इससे आगे बढ़ते हुए एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ मुझे आपसे समझनी है वो ये है कि खास करके पोखरण 2 के टेस्ट के बाद भारत, जैसा आपने कहा कि आप भारत की तरफ से कई देशों में गए और कई सारे एग्रीमेंट्स हमने साइन किए। खास करके पोखरण 2 के बाद भारत ने अपनी ऑटोनॉमी को कैसे इस्टेब्लिश किया, क्योंकि क्या होता है कि बाकी के देश भी आप पे अपने उनके आइडियाज़, परसेप्शंस थोपने की कोशिश करते हैं, बट वो ना एक्सेप्ट करते हुए ऑटोनॉमी कैसे मेंटेन की गई? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और मैं इसके लिए सबसे पहले तो परमाणु ऊर्जा विभाग के जो शुरू की लीडरशिप थी, डॉक्टर होमी भाभा, डॉक्टर विक्रम साराभाई, उनको सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को बहुत जल्दी समझ लिया और शुरू से ही अपना पूरा कार्यक्रम इस तरीके से चलाया कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरा ऑटोनोमस चलता रहे। जब NPT ट्रीटी, जो ट्रीटी जिसके अंतर्गत न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की गई, 1970 में वो तैयार हो गई। शुरू में तो भारत देश के प्रतिनिधि जो थे उस ट्रीटी की नेगोशिएट करने के लिए, ड्राफ्ट बनाने के लिए पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन जब चाइना ने न्यूक्लियर वेपन बना लिए तो भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप और साइंटिफिक लीडरशिप ने सोचा कि ये तो ट्रीटी हमारे लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है। तो 1970 में ये डिसाइड किया गया कि हम इस ट्रीटी पे साइन नहीं करेंगे। तो आज तक हमने उस ट्रीटी पे साइन नहीं किया। उस ट्रीटी, दैट वाज द फर्स्ट स्टेप टू एंश्योर कि इंडिया इज़ ऑटोनोमस इन न्यूक्लियर डिसीजन मेकिंग। जी। उसके बाद उससे पहले भी जब भी इस तरह के कोई भी डिसीजन होते थे, होमी भाभा जो थे वो मीटिंग्स में इन चीज़ों को ध्यान में रखते थे और अपने व्यू पॉइंट को अंतर्राष्ट्रीय ऑडियंस के सामने रखने से कभी भी पीछे नहीं हटते थे। अभी मैं एक किताब आई है, एक कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में काम करने वाली एक भारतीय मूल की एक लेक्चरर्स हैं, एक जयिता सरकार, 2022 में 2022 में उन्होंने किताब लिखी है। उसमें उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करके, जब IAEA का स्टैट्यूट बन रहा था, भाभा ने क्या क्या कहा, कोट किया है। उन्होंने इस बात को खास करके कोट किया है
कि भाभा ने कहा कि ये जो जिस तरीके के सेफगार्ड्स लगाए जा रहे हैं वो उन देशों के लिए जो आईएए की सहायता लेंगे ये ठीक नहीं है, उनकी सॉवरेनिटी को डायरेक्ट हिट करते हैं। बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस समय की जो लीडरशिप थी उन्होंने इस सब को समझा। जब साइंटिफिक लीडरशिप ने इसको समझा, उन्होंने भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप को सब बताया होगा, तो पॉलिटिकल लीडरशिप ने भी उनकी बात मानी और उन सब बातों का ध्यान रखते हुए हमने ऐसे किसी दस्तावेज़ पे, ऐसे किसी ट्रीटी पे साइन किया ही नहीं भारत ने जिससे ऑटोनॉमी ऑफ डिसीजन मेकिंग पे असर पड़े। तो क्या आपको लगता है कि ये साइन ना करने से हमने एक वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज किया या रीऑर्डर कर दिया? वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज तो नहीं किया, वर्ल्ड ऑर्डर वैसे ही चलता रहा और हमने अपनी ऑटोनॉमी ऑफ डिसीजन मेकिंग को कायम रखा। वर्ल्ड ऑर्डर एक किस्म से चेंज हुआ कि न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप जिसने गाइडलाइंस बनाई थी 1974 के बाद, जब भारत ने 1974 का पीएनई पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोशन पोखरण में किया, उसके बाद कुछ गाइडलाइंस बनाई थी और 2008 में उन्होंने उन गाइडलाइंस को चेंज किया। दैट वाज द चेंज ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। वो मुझे जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी में काम करने वाले लोग कहते हैं, वो उन्होंने कहा कि आप लोगों ने जो काम किया है न्यूक्लियर रिजीम को चेंज कर दिया 2008 में, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और जैसे हम आगे बढ़ेंगे उस रिजीम चेंज का हमें देश को बहुत फ़ायदा होगा। इससे आगे बढ़ते हुए ग्लोबली न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में कई हादसे भी सुनाई दिए हैं, ओके, और वो बहुत सीवियर लेवल के भी हुए हैं जिसमें कई व्यक्तियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इन सब को मद्देनज़र रखते हुए भारत हमारे जो रिएक्टर्स हैं उनको डिज़ाइन करते समय किन चीज़ों पे खास ध्यान दे रहा है ताकि ऐसा कुछ हमारे देश में कभी ना हो? हाँ, इस चीज़ को शुरू से ही, प्रोग्राम के शुरू से ही बहुत ध्यान दिया गया है इसकी तरफ और हमने सबसे पहले रिसर्च रिएक्टर्स बनाए जो पावर रिएक्टर्स के लिए शुरू में इंटरनेशनल लेवल पे कोलैबोरेशंस भी किया और साथ ही हमने टेस्ट फैसिलिटीज़ बनाई हैं। हर इक्विपमेंट जो कि भारत में बनता है उसको टेस्टिंग के लिए हर तरह की फैसिलिटी हमारे पास है। वाओ। तो हमने एक तरफ से ये कहा जाए कि बॉटम अप अप्रोच फॉलो की ताकि इक्विपमेंट भारत में बने, भारत में डिज़ाइन हो और उनको हम टेस्ट किया जाए और फुल स्केल टेस्टिंग फैसिलिटीज़ बहुत बनाई हमने बीआरसी के अंदर। पहले बीआरसी में बनी, बाद में अभी एनपीसीआईएल ने भी तारापुर में अपना एक R&D सेंटर बनाया जहाँ हर तरह की टेस्ट फैसिलिटीज़ बनाई हैं। तो हमने बॉटम अप अप्रोच कह लीजिए और उसके पीछे हर एक मुद्दे के पीछे साइंस क्या है, विज्ञान क्या है, उसको भी समझने की पूरी कोशिश की है। तो साइंस बेस्ड अप्रोच जो है, विज्ञान पे आधारित अप्रोच, उसको फॉलो करते हुए हम आगे बढ़े हैं। ये नहीं है कुछ देशों ने ऐसा किया कि रिएक्टर बाहर से इंपोर्ट करके लगा दिया, हमने वो काम नहीं किया है। हमने साइंस बेस्ड अप्रोच जो है उसको फॉलो किया है। और जब भी कोई बाहर एक्सीडेंट होता है, पहले जब भी जितने भी एक्सीडेंट अभी तक हुए हैं उन सबको अध्ययन किया। उस अध्ययन के बाद में हमें अपने सिस्टम में क्या क्या तब्दीलियां लानी हैं, क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स करनी है, उनके बारे में सोचा गया, उन इम्प्रूवमेंट्स को डाला गया। और शुरू में ही 83 में ही एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड बनाया गया जो कि इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बोर्ड है। इंडिपेंडेंट, इट मे नॉट बी इंडिपेंडेंट ऑन लीगल बेसिस बट ऑन वर्किंग स्कीम उसकी पूरी ही इंडिपेंडेंट है। Okay. उसने भी साइंस बेस्ड अप्रोच फॉलो की। तो हमने एक चीज़ का बहुत ध्यान रखा है कि इंडिपेंडेंस जो है उसका मतलब आइसोलेशन नहीं होना चाहिए। अगर इंडिपेंडेंस के साथ साथ आइसोलेशन भी हो जाए तो जो काम रेगुलेटर्स जो है उनको साइंस के बारे में मालूम ही नहीं चलेगा। बिल्कुल। हमने इंडिपेंडेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरीके से अपने कार्य क्षेत्र में लेके आए हैं कि इंडिपेंडेंस एंड इस तरीके से हो को आइसोलेशन नहीं हो, तो लोग जो हैं सीखते भी रहें और सीख के आगे चलते जाएं। तो ये कुछ ऐसे पहलू हैं जिनको हमने अपने कार्यक्षेत्र में निहित किया है जिसकी वजह से
भारत का जो सेफ्टी रिकॉर्ड है वो बहुत ही अच्छा है, और मैं आशा करता हूँ आगे भी इतना ही अच्छा रहेगा। मैं भी यही आशा करता हूँ कि हम एक अलग एग्जाम्पल सेट करें पूरे विश्व के लिए कि हम इसी तरीके से ज़ीरो इंसिडेंट्स की Yes. तरफ आगे बढ़ते रहें। जब मैं ये बात कह रहा हूँ ज़ीरो इंसिडेंट्स, तो इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कॉमन पब्लिक जो है हमारी, उसको भी न्यूक्लियर सेफ्टी के बारे में या फिर न्यूक्लियर एनर्जी के विषय में जानकारी होना ज़रूरी होता है। तो हमारे देश में पब्लिक अवेयरनेस के लिए कुछ खास मुहिम चलाई जाती है या जाने वाली है? यस, पब्लिक अवेयरनेस के लिए कुछ लोग जो हैं वो कार्यरत हैं। डीआई सेक्रेटेरिएट में एक पब्लिक अवेयरनेस डिवीज़न है जिनका काम ही यह है कि जगह जगह पे एग्जीबिशन लगाना, स्कूलों में जाके और यूनिवर्सिटीज़ में जाके, कॉलेजेस में जाके लेक्चर देना। NPCIL एक कंपनी है, उनके पास भी एक इसी तरीके से पब्लिक अवेयरनेस में काम करने वाले लोग हैं, और BRC के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो पब्लिक अवेयरनेस पे काम करते हैं। एक बात जिसका हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि ये हमारे देश के नागरिक हैं, वो अगर कोई प्रश्न पूछते हैं और या उनके मन में कोई किसी तरीके का शक है, उसका हमें ठीक से विज्ञान के आधार पर जवाब देना चाहिए। उसकी तरफ काफ़ी लोग कार्यरत हैं और इस काम को हम बहुत ही सीरियसली लेते हैं। तो भारत में जितने भी हमारे पास रिएक्टर्स हैं, उनकी अगर मैं बात करूं तो हम ये कैसे इंश्योर करते हैं कि हम जितने भी रिएक्टर्स बना रहे हैं वो इंटरिम या फिर लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए सेफ़ एंड साउंड हैं, सिक्योर हैं? जो स्पेंट फ्यूल किसी भी रिएक्टर से निकलता है, स्पेंट फ्यूल की तरह से यूज्ड फ्यूल भी कहा जाता है, उस फ्यूल को हम स्टोर करने के लिए रिएक्टर साइट पे स्पेंट फ्यूल स्टोरेज पूल्स बनाते हैं। वो सबसे पहले वहाँ पे रखा जाता है। जब वो थोड़ा ठंडा हो जाता है तो उसको वहाँ से लाके रीप्रोसेसिंग प्लांट्स में लेके आते हैं, फ्यूल रीप्रोसेसिंग प्लांट्स। फ्यूल रीप्रोसेसिंग प्लांट्स के अंदर हम फ्यूल को रीप्रोसेस करते हैं। रीप्रोसेस करके हम जो यूरेनियम 238 प्लूटोनियम 239 में तब्दील हो जाता है, उसको बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि प्लूटोनियम 239 फास्ट रिएक्टर्स के लिए फ्यूल है। उसको हम फास्ट रिएक्टर फ्यूल में तब्दील करते हैं। जो बाकी यूरेनियम 238 है वो वहीं पर स्टोर किया जाता है। इस तरीके से जो रेडियो टॉक्सिसिटी है फ्यूल की वो कम कर देते हैं और फिशन प्रोडक्ट्स को अलग कर देते हैं। जो हाई लेवल वेस्ट वहाँ से निकलती है फिशन प्रोडक्ट्स की, उसको भी डिस्पोज ऑफ कैसे करना है उसके लिए पूरे तकनीक भारत ने डेवलप कर लिए हैं। आप ये देखिए कि ग्लास जो है एक ऐसा मटेरियल है जो उसको पानी में रखेंगे तो उसकी लीचिंग नहीं होगी। तो ग्लास मैट्रिक्स में फिशन प्रोडक्ट्स को अगर हम फिक्स कर दें, अराउंड 25-26% फिशन प्रोडक्ट्स अगर रखेंगे तो ग्लास मैट्रिक्स के अंदर वो फिक्स हो जाते हैं। ओके। उस ग्लास मैट्रिक्स को हम फिर डबल स्टेनलेस स्टील कैनिस्टर में डाल देते हैं। उन डबल स्टेनलेस स्टील कैनिस्टर बना के जो अभी पैक बना, उसको हम इंटरिम स्टोरेज में रख रहे हैं अभी कई जगह पे। जब इस तरीके के पैक हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो डीप जियोलॉजिकल रिपोजिटरी बनाएंगे। तो ये पूरा इस प्रोसेस इस तरीके से किया गया है, ग्लास मैट्रिक्स में इमोबिलाइज किया गया है ताकि वो लीचिंग नहीं हो। तो नॉट ओनली वी आर ग्लास मैट्रिक्स, वी आर ग्लास, वी आर स्टेनलेस स्टील एंड देन वील हैव टाइल अंडर विच वी विल स्टोर इट। तो इस तरीके से हाई लेवल वेस्ट जो है हम स्टोर करके रख सकते हैं। और एक जो दूसरा प्रोसेस हमने अभी भारत में अभी बन गया है वो कि माइनर एक्टिनाइड्स को अलग करना। जो ये कहा जाता है कि न्यूक्लियर वेस्ट की लाइफ हज़ारों साल है, अगर हम माइनर एक्टिनाइड्स को अलग करें तो वो हज़ारों साल के बजाय कुछ 300-400 साल ही रह जाती है। ओके। तो माइनर एक्टिनाइड्स को अलग करके उसको हमारा अगला कार्यक्रम ऐसा है कि उसको हम फ्यूल में कन्वर्ट करके फास्ट रिएक्टर्स में बर्न कर देंगे। आपने जो अभी डिस्पोजल की बात की, ओके, उसमें मुझे ये भी समझना है कि जब कोई भी न्यूक्लियर वेस्ट पहली बार जनरेट होता है, उसको वहाँ से फाइनल डिकम्पोजिशन तक का जो उसका सफ़र होता है, उसके लिए कोई ख़ास बॉडी बनाई है और उसके लिए
गवर्नमेंट कैसे ट्रैकिंग करती है? देखो, वेस्ट जो है दो तरह की होती है, रादर तीन तरह की है। लो लेवल वेस्ट, जिसके लिए हम प्रिंसिपल यूज़ करते हैं डाइल्यूट एंड डिस्पर्स। इंटरमीडिएट लेवल वेस्ट, इंटरमीडिएट लेवल वेस्ट को न्यूक्लियर रिएक्टर जो प्लांट साइट्स है वहीं पर ही शैलो रिपोजिटरी हैं उसके अंदर बरी कर दिया जाता है, चारों तरफ से सीमेंट की ट्रेंचेस बना के। और हाई लेवल वेस्ट जो है, स्पेंट फ्यूल जो है, वो सिर्फ रीप्रोसेसिंग प्लांट से निकलती है। स्पेंट फ्यूल को हम बहुत ही सिक्योर तरीके से रिएक्टर साइट से रीप्रोसेसिंग प्लांट साइट तक लेके आते हैं, और रीप्रोसेसिंग जो प्लांट्स हैं उसमें से जो हाई लेवल वेस्ट निकलते हैं उसको, जैसे पहले बताया कि ग्लास मैट्रिक्स में फिक्स करके स्टेनलेस स्टील कैनिस्टर्स में डाल के हम उसको ज़मीन में रखते हैं। तो इस तरीके से पूरा चेन में 3 लेवल में डिसाइड करके ये इंश्योर किया जाता है कि कभी भी पब्लिक डोमेन में वेस्ट नहीं जानी चाहिए था। उसके लिए कोई हमने ख़ास ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। बीआरसी के अंदर ही एक न्यूक्लियर रिसाइकल डिवीज़न है, वेस्ट मैनेजमेंट डिवीज़न उसी का ही पार्ट है। और जो कमर्शियल लेवल पे प्लांट बनाए हैं वो न्यूक्लियर रिप्रोसेसिंग बोर्ड के अंतर्गत आते हैं, वो भी बीआरसी का ही हिस्सा है। तो वो लोग जो हैं ये सारे काम करते हैं। ओके और इसी तर्ज पे जब भी कोई प्लांट डीकमीशन होता है तो उस डीकमीशनिंग की एक्टिविटी में एक प्लान डेवलप करना होता है, तो वो कौन करता है, उसमें गवर्नमेंट अपना इंटरवेंशन कैसे करती है, और हम लोग ये कैसे इंश्योर करते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई दुर्घटना ना हो या हादसा ना हो जिससे किसी एक इंसान के साथ भी कुछ गलत ना घटे? प्लांट डीकमीशनिंग के लिए एक बार स्पेंट फ्यूल उससे निकाल लिया गया तो बाकी जो रह गया वो दैट इज़ नॉट ए वेरी हाई लेवल वेस्ट। उसको हम जिस तरीके से इंटरमीडिएट लेवल वेस्ट को डिस्पोज करते हैं उस तरीके से डिस्पोज कर सकते हैं। अभी तक हमने कोई छोटे मोटे प्लांट डीकमीशन किए हैं, बड़ा प्लांट कोई डीकमीशन नहीं किया, लेकिन हमें अभी ये कुछ अंदाज़ है, मालूम है कि वो कैसे कर सकते हैं। उसको इंटरमीडिएट लेवल जिस तरीके से हम हैंडल करते हैं उसी तरीके से हैंडल करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ओके इससे मैं अभी आपके उस करियर के मुकाम पे आना चाहता हूँ जो आपके लिए एक बहुत ही, मैं कह सकता हूँ, दिल के करीब है, क्योंकि आपने जैसे शुरुआत में कहा था कि जब आप एक इंजीनियरिंग कॉलेज से बीआरसी में पदार्पण कर रहे थे तो एक अलग भावनाएं थीं। आपके करियर में एक ऐसा वक्त भी आया कि जब आपसे ये कहा गया था कि अब आपको एक होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट का गठन करना है और उसका संचालन भी करना है। सबसे पहले जब ये पता चला था तब फीलिंग्स क्या थी और क्या कुछ आपने आगे किया? हाँ, ये 2003 की बात है जब मुझे ये कहा गया कि एक इंस्टीट्यूट बनाना है होमी, तो उसके लिए उसका नाम जो है, कई मीटिंग्स हुई, उसके बाद होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट उसका नाम तय किया गया। तो उसके लिए जब भी कोई यूनिवर्सिटी बनानी होती है भारत में, ये है कि आपको एक डॉक्यूमेंट बना के एप्लीकेशन देनी पड़ती है। MHRD उस समय जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बन गया है, तो वो एप्लीकेशन का मसौदा तैयार करने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका मैं मेंबर सेक्रेटरी था। तो हमने काफ़ी मेहनत करके उस पूरा एप्लीकेशन को बनाया। उसके लिए ये था कि एटॉमिक एनर्जी के सारे कई इंस्टीट्यूट्स हैं, सब जगह कुछ ना कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम चल रहे थे। पहले तो ट्रेनिंग स्कूल चल रहा था। ट्रेनिंग स्कूल जो था किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड नहीं था, किसी यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ा हुआ नहीं था, जिसकी वजह से वहाँ कोई फॉर्मल सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता। हाँ, ट्रेनिंग स्कूल से सर्टिफिकेट मिलता है लेकिन उसकी इंडियन लीगल सिस्टम के हिसाब से कोई लीगल वैल्यू उस तरह की नहीं। हालांकि देश विदेश में पूरी मान्यता थी ट्रेनिंग स्कूल की शुरू से ही। और साथ में PhD प्रोग्राम भी चल रहे थे अलग अलग तरीके से। जो BRC के प्रोग्राम थे वो मुंबई यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए थे, जो IG कार कल्पक्कम के थे वो मद्रास यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए थे, जो RR कैट इंदौर में थे वो देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए थे। तो यानी कि जो जोग्राफिकली यूनिवर्सिटीज़ क्लोज में थी उनके साथ प्रोग्राम जुड़े हुए थे। लेकिन ये प्रोग्राम पूरा जो चल रहा था एक तरीके से आई शुड से इनएफिशिएंट था।
हम ये चाहते थे इन सारे प्रोग्राम का स्टैंडर्ड भी बढ़ाया जाए, एक्सपेंड भी किया जाए। टाटा मेमोरियल सेंटर भी बीआरसी का, एटॉमिक एनर्जी का ही एक इंस्टीट्यूट है। वहाँ भी पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन की इतना ज़्यादा स्कोप था, लेकिन बहुत ही कम सीट्स थी, शायद 10 के करीब सीट्स थी। तो इस सब प्रोग्राम को हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? नंबर 1, प्रोग्राम को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? नंबर 2 ये था कि जो रिसर्च है उस रिसर्च को हम टेक्नोलॉजी में कैसे जल्दी से जल्दी चेंज कर सकते हैं, और रिसर्च का भी फोकस वो रहे उन टेक्नोलॉजीज़ के लिए जो हमें अपने एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए लेके जानी चाहिए। तो उसके लिए ये सोचा गया कि एक इंस्टीट्यूट बनाना बहुत ज़रूरी है, जो अपना इंस्टीट्यूट हो जिसके हम अपने तरीके से चला सकें। तो वो सबसे पहले जो एप्लीकेशन लिखनी थी उसका मसौदा तैयार करने का काम मुझे दिया गया। अब ये तो हर एक कमेटी में ऐसा होता है कि जो मेंबर सेक्रेटरी होता है उसको सबसे ज़्यादा काम उसी को करना पड़ता है। तो वो काम मैंने पूरा किया, और मज़े की बात थी जब वो काम मुझे दिया गया, ये कहा गया कि परहैप्स दिस विल बिकम यूर फुल टाइम जॉब। एंड मज़े की बात ये थी कि उससे बाद जो हुआ, एक तरफ न्यूक्लियर रिजीम चेंज, वो भी फुल टाइम जॉब था और ये भी फुल टाइम जॉब था। तो रादर देन वर्किंग फ्रॉम 10 to 6, मेरा काम 6 to 10 था। और ऐसा कई साल चला। खैर ये एक बहुत ही मेरे लिए एक आई शुड से मैं भाग्यशाली था कि मुझे इतना काम मिला, और दोनों काम इतने महत्वपूर्ण मिले, और सारे काम मैंने किए। तो हमने 2000 मार्च या अप्रैल 2003 से शुरू करके जनवरी 2004 में MHRD को एप्लीकेशन सबमिट की। उसके बाद कई मीटिंग्स हुई, और फिर 3 जून 2005 को MHRD की तरफ से नोटिस आया कि नोटिस नहीं आया, हम इन्फॉर्मेशन मिली कि यस ये आपका प्रपोज़ल अप्रूव हो गया है, और ये कहा गया कि अभी इसको अनाउंस मत कीजिए क्योंकि 4 जून 2005 को प्रधानमंत्री BRC आने वाले थे, वो फंक्शन में अनाउंस करेंगे। तो मुझे तो 3 जून शाम को मालूम चल गया था, लेकिन पब्लिक अनाउंसमेंट 4 जून को इसकी की गई। तो होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट बना। अब इंस्टीट्यूट बना तो ये एक मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात थी, जो जैसा कि आपने अपने प्रश्न में ही पूछा कि मैं शुरू से ही टीचिंग और रिसर्च की तरफ जाना चाहता था। रिसर्च तो चली रही थी, साथ में ये भी शुरू हो गया। बिल्कुल। तो उसके बाद सारे कार्यक्रम शुरू हुए, और जिस तरीके से धीरे धीरे इंस्टीट्यूट को बनाया गया, और एक कई तरह की मुश्किलें भी आईं, सब मुश्किलों को सॉल्व किया गया। तो मैं आपको एक बहुत ही बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी मुश्किल क्या थी और उसको कैसे सॉल्व किया गया। मेरे एक मित्र हैं जिनके फादर जो थे वो अभी USA में रहते हैं। उनके फादर इटली में थे और म्यूज़िक कंडक्टर। वो मुझे कहा करता था कि उनके फादर बताते थे कि एक म्यूज़िक कंडक्टर के लिए सबसे मुश्किल काम ये होता है कि जो सोलो म्यूजिशियन को इकट्ठा करके उनसे एक ऑर्केस्ट्रा बनाना, कि वो सोलो म्यूजिशियन कभी इकट्ठा प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जब ऐसे लोगों को इकट्ठा करके कोई कंसर्ट देना वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो HBNI को बनाना जो था, ये HBNI के शुरू में 10 इंस्टीट्यूट थे। 10 के 10 इंस्टीट्यूट अपने आप में एक्सीलेंट थे, बहुत प्रतिष्ठित थे। उन सबको इकट्ठा करके एक सिंगल फ्रेमवर्क के में बांधना वाज ए टफ जॉब। बिल्कुल। एंड सबकी बात को सुनना, सबकी बात को सुन के उसको कैसे अकोमोडेट किया जा सकता वो करना। तो बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने ये सोचा कि इसका एक ही तरीका है कि हर एक इंस्टीट्यूट में एक डीन एकेडमिक होना चाहिए जो कि अपने इंस्टीट्यूट से डील करेगा। फिर ये सामने आया कि कुछ इंस्टीट्यूट बहुत बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। छोटे इंस्टीट्यूट में एक हो, बड़े इंस्टीट्यूट में 4-5 हो। तो ऐसे डीन्स बनाए गए, एक स्टैंडिंग कमेटी और डीन्स बनाई गई। सारे डिसीशन जो थे वो उस स्टैंडिंग कमेटी और डीन्स के थ्रू लिए गए। तो बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रक्चर बन गया।
पावर जो थी वाइस चांसलर की या डायरेक्टर की, वो डायरेक्टर के पास नहीं थी, अब इस कमेटी ऑफ डीन्स के पास थी, बिल्कुल। जिसकी वजह से इंस्टीट्यूट आगे बढ़ा। एक और महत्वपूर्ण भूमिका एचबीएनआई जो निभाई है वो ये है कि उन्होंने एक गैप जो था वो ब्रिज किया था। गैप क्या था? वो ये था कि जितने भी आउटसोर्सिंग करनी होती थी रिसर्च के लिए, उसके लिए एचबीएनआई बहुत महत्वपूर्ण तरीके से फाइंडिंग्स करता था और उनको बोर्ड पे लेके आता था, इंस्टीट्यूट में लेके आता था। तो वो एक्चुअली कैसे होता था बैक एंड पे? देखिए, आउटसोर्स तो अभी भी हम करते हैं। कई ऐसी हैं एकेडमिक एक्टिविटीज़ जो हमारे देश में एकेडमिक इंस्टीट्यूशन कई बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अभी भी उनसे भी आउटसोर्स करते हैं। अब कई काम हम अपने आप भी उसको सप्लीमेंट कर रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट में, तो दोनों हम बाहर के इंस्टीट्यूट को भी पूरा यूज़ कर रहे हैं, अपने इंस्टीट्यूट में पूरी रिसर्च कर रहे हैं। अभी यह है कि एक जो वैल्यू सिस्टम होता है हर एक इंस्टीट्यूट का अलग अलग होता है। उस वैल्यू सिस्टम को एक स्टूडेंट जो है वो उस वैल्यू सिस्टम को अपने अंदर ले लेता है, इम्बाइब करता है, जबकि वो इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा होता है। अब जो ये वैल्यू सिस्टम है जिसको हम हिडन करिकुलम भी कहते हैं, वो लिखित नहीं होता। करेक्ट। जब एक विद्यार्थी एक लेबोरेटरीज में काम करता है, इंस्टीट्यूट के कॉरिडोर में चलता है, वो ये भी देखता है कि यहाँ पर कल्चर क्या है, किस तरीके से लोग काम आगे कर रहे हैं। तो बीआरसी में, आईजी कार में, आरआर कैट में कल्चर किया है कि सब काम हमें आत्मनिर्भरता ऐसा इस तरीके से करना है, वो हमें आत्मनिर्भरता की तरफ लेके जाए। हमें सिर्फ थ्योरी पे काम नहीं करना है, थ्योरी के साथ साथ हमें उस थ्योरी को कार्यान्वित भी करना है, यानी कि इक्वल इम्पोर्टेंस टू थ्योरी एंड प्रैक्टिस। वो जो है, जब एक विद्यार्थी जो पीएचडी कर रहा है, 4 साल 5 साल में पीएचडी करता है, अपने चारों तरफ ये देखता है, तो इस पूरे वैल्यू सिस्टम को अपने उसके अंदर जाता है, उसके अंदर फिक्स हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जब पीएचडी करके एचबीएनआई से बाहर जाता है, वो इस कल्चर को बाहर भी लेके जाएगा, और जो बीआरसी के में रहते हैं वो बीआरसी में भी आगे लेके जाएंगे। तो एचबीएनआई का जो हिडन करिकुलम है वो ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ थ्योरी की तरफ नहीं जाएं, वो टेक्नोलॉजी डेवलप करें, प्रोडक्ट्स डेवलप करें, प्रोसेसेस डेवलप करें, ताकि हमारे एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा सके इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज के बेसिस पे ही। जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि एचबीएनआई का गठन अपने आप में डीएई में एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन था। इसके अलावा और क्या क्या परिवर्तन उस समय पे डीएई के अंडर हो रहे थे? उस समय जो अगर मैं सन 2000 के बाद में देखूं, कई महत्वपूर्ण तब्दीलियां बीआरसी में हुई। बीआरसी जो था वो मुंबई में है। ये सोचा गया कि एक कैंपस और बनाना चाहिए, तो अर्ली ईयर्स ऑफ द फर्स्ट डिकेड ऑफ दिस सेंचुरी में ये डिसाइड किया गया कि वो कैंपस वाइजैग में बनेगा। उसके लिए ज़मीन एक्वायर हो गई और वहाँ भी काफ़ी लैब्स अभी खुल गई हैं और काफ़ी आगे काम बढ़ रहा है। धीरे धीरे वो कैंपस भी उतना ही बड़ा हो जाएगा, उतना ही महत्वपूर्ण हो जाएगा जितना कि मुंबई कैंपस है। एचबीएनआई बना। उन्हीं दिनों ये भी डिसाइड किया गया कि एक फास्ट रिएक्टर जो है, जिस पे रिसर्च काफ़ी हो चुकी थी, अभी हमें 500 मेगावाट का प्रोटोटाइप यूनिट बनाना चाहिए। उसको बनाने के लिए एक नई कंपनी को स्थापित किया गया, भाविनी, जो कि कलपक्कम में 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बना रही है। एक दूसरा महत्वपूर्ण था। तीसरा महत्वपूर्ण चेंज ये हुआ कि एक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भुवनेश्वर में बनाया गया, जो कि एक एचबीएनआई का पार्ट है। वो भी वहाँ बना। जैसे आईसर बनाए गए हैं, कई आईसर बनाए हैं। पूना में एक आईसर है, भोपाल में है, एक त्रिवेंद्रम में है, मोहाली में है, कोलकाता में है। इसी तरीके से वो उन्हीं की तरह का इंस्टीट्यूट है, वो एचबीएनआई के पार्ट है, अभी भुवनेश्वर में है। एक और जो चेंज हुई,
HBNI के अंतर्गत TMC भी आ गया। TMC में जो पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन को बढ़ाया गया, जब HBNI TMC HBNI का हिस्सा बना तो वहाँ 10 पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स थी, आज शायद 200 के करीब पहुँच रही हैं। अमेजिंग। 200 पर ईयर जी। इनटेक, तो वो वहाँ तक पहुँच रही हैं। एक और है कि न्यूक्लियर मेडिसिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेडिसिन के लिए। एक डिप्लोमा प्रोग्राम BRC में बहुत दिनों से चल रहा था। HBNI बनने से वो डिप्लोमा प्रोग्राम को MD न्यूक्लियर मेडिसिन में तब्दील कर दिया गया। उसके लिए भी शायद अभी 6 सीट्स हैं BRC में। तो इस तरीके से कई प्रोग्राम जो हैं। हाँ, एक और सेंटर बनाया गया, ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप, जो कि हरियाणा में है। दिल्ली एयरपोर्ट से शायद 1.5 घंटा लगता है जाने में, पास में ही है। वो भी अभी थोड़ा बहुत काम उसने शुरू कर दिया, धीरे धीरे काम वहाँ भी बढ़ेगा। तो ये कई चीज़ें जो हैं इस 2000 के अगर पहले 2 दशक देखें, ये सारी महत्वपूर्ण तब्दीलियाँ इन 2 दशकों में हुई हैं। आपने एक ऐसे लिखा है, एनर्जाइजिंग रिसर्च इन इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। मतलब आपने उसमें ये लिखा है कि भारत में जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें फैकल्टीज़ में रीइंफोर्समेंट करनी चाहिए, बढ़ोतरी करनी चाहिए इस विषय के लिए कि वो फैकल्टीज़ और रिसर्च को प्रोत्साहन दें। किस प्रकार का रिसर्च? तो डिफेंस हो गया, न्यूक्लियर सप्लाईज हो गया। आप इस रिकमेंडेशन में और कुछ एडिशंस करना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो अगर हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखें, वो जो है सब्जेक्ट बाउंड्रीज को ऑनर नहीं करती हैं। ओके। ये जो हम अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, या इंजीनियरिंग में मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये मैन मेड हैं। दे आर बेसिकली टू टीच स्टूडेंट्स अबाउट वेरियस प्रॉब्लम्स। अभी कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, लेट अस टेक न्यूक्लियर इंजीनियरिंग की अगर बात करें, न्यूक्लियर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी आती है, केमिकल भी आती है, इलेक्ट्रिकल भी आती है, सिविल भी आती है, सब कुछ इकट्ठा आ जाता है। और अगर हम आजकल किसी डिफेंस सिस्टम को देखें, उसमें भी सारी ब्रांचेज इंजीनियरिंग की, साइंस की इकट्ठी हो जाती हैं। तो जो डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज हैं, दे हैव बीन मेड एंड दे आर गुड फॉर अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन। तो इसलिए हमें जब कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसके लिए अगर रिसर्च करनी है, तो यूनिवर्सिटीज़ में सारे डिसिप्लिन्स की फैकल्टी एक जगह होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि यूनिवर्सिटी का साइज़ बड़ा होना चाहिए। जो यूनिवर्सिटी की वर्ल्ड रैंकिंग में आती हैं, अगर उनको देखें तो सबका साइज़ 1000 से ऊपर रहता है, फैकल्टी स्ट्रेंथ 1000 से ज़्यादा है। जबकि हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में भी फैकल्टी स्ट्रेंथ जो है 400, 500, 200 इस रेंज में है। तो अगर हमें जो आजकल की प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना है, तो फैकल्टी स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी। तो उसके लिए दैट एक कारण जो है। दूसरा, हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि अभी जो है जितने वर्क प्लेसेस हैं जहाँ पर एक्चुअल काम हो रहा है, चाहे डिफेंस में हो, चाहे स्पेस में हो, न्यूक्लियर में हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, IT इंडस्ट्री हो, वो भी सब नॉलेज सेंटर्स हैं। वो नॉलेज का प्रयोग भी करते हैं, नॉलेज को जनरेट भी करते हैं। तो हमें इस चीज़ को भी रिस्पेक्ट करना है कि वर्क प्लेसेस आर नॉलेज सेंटर्स, बोथ फॉर जनरेशन एंड यूज़। तो अगर इसको हमने ध्यान से देखें तो उसका मतलब ये है कि वर्क प्लेसेस में तो ये नहीं देखा जाता कि ये इस एम्प्लॉई के पास डिग्री कौन सी है, जबकि उधर हम यूनिवर्सिटीज़ में डिग्री देखी जाती है। तो हमें जो है, जो लोग प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं, वो दोज हु आर इन्वॉल्व इन प्रैक्टिस, उनका भी ध्यान उतना ही रखना होगा। तो इसके लिए जो एटॉमिक एनर्जी में, स्पेस में, डिफेंस में क्या है, जो आदमी, जो भी व्यक्ति, जो भी एम्प्लॉई काम जो कर रहा है, चाहे प्रोडक्ट्स का है, चाहे प्रोसेसेस का, उसके पास डिग्री PhD की है या नहीं है, उसका ध्यान नहीं रखते। उसकी आउटपुट क्या, उसका ध्यान रखते हुए हम आगे चलते हैं। Okay. तो वी गिव इक्वल इम्पोर्टेंस टू थियोरेटिकल नॉलेज
एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, इस काम को करना बहुत ज़रूरी है अगर हमें डिफेंस और न्यूक्लियर और स्पेस को आगे बढ़ाना है। और मेरे विचार में ये शायद आईटी इंडस्ट्री में पहले ही हो रहा है कि वो सारी प्राइवेट में है, प्राइवेट जो है उनको डिग्री नहीं, उनको तो आउटपुट चाहिए होती है, उस तरीके से आगे लेके जाना पड़ेगा। तो अगर मैं एक सेंटेंस में कहूँ कि जो वेलराइजेशन ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज इन यूनिवर्सिटीज़ एंड यूज़फुलनेस ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज, दोनों को एक ही वैल्यू देना होगा। ये नहीं है कि हम थियोरेटिकल नॉलेज को ज़्यादा वैल्यू दें और प्रैक्टिकल को कम दें, उससे काम नहीं चल सकता। तो आपकी नज़र में इसके लिए सॉल्यूशन क्या है कि कोई भी अगर ग्रेजुएट बाहर निकल रहा है जिसको थियोरेटिकल नॉलेज है बट शायद उसको प्रैक्टिकल नॉलेज उस हद तक नहीं मिल पाया है जितना इंडस्ट्रियल डिमांड है, तो इस गैप को कम करने के लिए आपके पास कोई सुझाव है? हाँ, ये एक हमारे देश में बहुत ही कमी है कि प्रैक्टिकल नॉलेज हमारे इंस्टीट्यूट्स कम दे रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल फैसिलिटीज़ जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। मैंने कई विदेशों में जाके स्कूल्स में उनका देखा है, एक स्कूल की रोबोटिक्स लैब मैंने देखी है और मैं देख के हैरान हूँ कि जिस तरह की लैब्स वहाँ पर स्कूल लेवल पे है, हमारी वहाँ कॉलेज लेवल पे भी नहीं है। उसका नतीजा ये है कि प्रैक्टिकल नॉलेज स्टूडेंट्स को नहीं है, तो उसको भी हमें देखना होगा कि कैसे उसको सुधार सकते हैं। उसके लिए एक जो सॉल्यूशन मुझे नज़र आता है वो इंटर्नशिप्स। ओके। हमें कॉलेज में जब स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं उनके लिए इंटर्नशिप्स को कंपलसरी करना होगा। कंपलसरी गवर्नमेंट तो कर देगी, कॉलेज वाले भी कर देंगे, लेकिन इंडस्ट्री हैज़ टू कम फॉरवर्ड कि यस वो स्टूडेंट्स को इंटर्न बनने के लिए आगे आएँ, उसके लिए उनके लिए वैकेंसीज बनाएं। स्टूडेंट्स को 2 महीने 3 महीने हर साल हर स्टूडेंट इंटर्नशिप करे और तभी उसको प्रैक्टिकल नॉलेज आएगी, तो उसकी तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इससे अब उस विषय में चलते हैं कि हम भविष्य में क्या देखने वाले हैं। जैसे कि भारत एक बहुत ही विकसित राष्ट्र बनने की तरफ अग्रसर तरीके से काम कर रहा है। इस अगर स्टेटमेंट को मैं बेसिस बनाऊं तो मुझे ये बताइए कि हमारे लिए आने वाले समय में चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं 2 दशकों में या 3 दशकों में? जैसा कि मैंने पहले कहा कि वर्क प्लेसेस इस समय जो हैं वो नॉलेज की, विज्ञान की स्टोर हाउसेज हैं जी। नॉलेज वहाँ पर प्रयोग में भी आ रही है, नॉलेज वहाँ पर जनरेट भी की जा रही है। पहले ये सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में होता था, अभी यूनिवर्सिटीज़ में भी नॉलेज जनरेट हो रही है, वर्क प्लेसेस में भी नॉलेज जनरेट हो रही है। हमें इस चीज़ को इसको हमें इंटीग्रेट करना होगा। और जिस तरीके से नई नई टेक्नोलॉजीज़ आगे आ गई हैं और उसके लिए हर व्यक्ति को पूरे जीवन भर विद्यार्थी रहना होगा। आज काम करो और साथ में नई चीज़ों को भी सीखते रहो। अगर हम इस चीज़ को ध्यान में नहीं देंगे तो पीछे रह जाएंगे। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग, उसके लिए हमें एवेन्यूज़ बनाने पड़ेंगे, उसकी वैल्यू को समझना होगा और तभी हम आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। और अगर मैं सेम प्रश्न को आपसे फिर से पूछूं कि इंडिया की जो न्यूक्लियर एनर्जीज़ की डिमांड है, ओके, उसमें आप अगले 20 या 30 साल में क्या चैलेंजेस देख पा रहे हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ देख पा रहे हैं? सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि अगर हमें नंबर ऑफ़ रिएक्टर्स बढ़ाने हैं तो अभी जैसे गवर्नमेंट सोच रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ आगे आएँ, तो ज़्यादा कंपनीज़ अगर आगे आएंगी तो सेफ्टी कल्चर जो है वो जो है सब ऑर्गेनाइजेशन में उसकी तरफ तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। बिना सेफ्टी कल्चर के न्यूक्लियर आगे नहीं बढ़ सकता। कंपनीज़ ज़्यादा आएँ वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम जो है अभी जो न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट करंटली है, हम ट्रेनिंग स्कूल से लेके अभी तक लगातार जो है सेफ्टी कल्चर की तरफ ध्यान देते आ रहे हैं। ये एक हर एक एम्प्लॉइज़ के बीच में मन में, मस्तिष्क में, सोच में सेफ्टी कल्चर की इम्पोर्टेंस जो है ट्रेनिंग स्कूल में ही डाल दी जाती है।
वो सबको आगे करना होगा। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होगा कि सेफ्टी कल्चर जो है वो एक उसकी इम्पोर्टेंस को समझना होगा, उसको एक बेसिस बनाना होगा आगे बढ़ने के लिए, ताकि कभी कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना ना हो। सप्लाई चेन जो है वो बढ़ानी होगी। सप्लाई चेन के लिए जो एक रिलायबिलिटी है, क्वालिटी एश्योरेंस है, उसकी इम्पोर्टेंस को समझना होगा। अभी हाल ही में जो एविएशन दुर्घटना हुई है उसका अभी मालूम बाद में चलेगा क्या हुआ। उस तरह की कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए न्यूक्लियर में। आई एग्री। और इसी से मुझको एक और सवाल जो पूछना है वो ये है कि इंडिया का एक 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है जो हम लोगों ने ऑन पेपर तो बना दिया है, बट ये देखना महत्वपूर्ण है कि इसको अपने ऑप्टिमम लेवल तक लेके जाने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है। 3 स्टेज प्रोग्राम जो बनाया गया था वो इसलिए बनाया गया था कि यूरेनियम रिज़र्व हमारे पास बहुत कम है, थोरियम रिज़र्व बहुत ज़्यादा है, ताकि पहले हम यूरेनियम को प्रयोग में लाएं, बाद में फास्ट रिएक्टर्स बनाएं और उसके बाद थोरियम रिएक्टर्स बनाएं। ये बनाया गया था कि जो नॉलेज मिड 50s में अवेलेबल थी साइंस और टेक्नोलॉजी की, उसके बेसिस पे, और हम उसके ऊपर अभी भी काम कर रहे हैं। लेकिन अभी जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर्स ऐसे हैं जिससे हम डायरेक्टली फर्स्ट स्टेज से थर्ड स्टेज की तरफ, थोरियम की तरफ जंप कर सकते हैं। उस तरह की कई टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर अभी सोचना शुरू कर दिया गया है और ये पैरेलल एक्टिविटी है। एक कलपक्कम में 500 मेगावाट का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अभी तैयार है, उसकी कमिशनिंग चल रही है और मैं सोचता हूँ कि शायद अगले साल तक कुछ महीनों में, जैसे मैंने पहले कहा, वो कमीशन हो जाएगा। जैसे वो बन जाएगा तो उस तरह के हम कई रिएक्टर बनाएंगे। उस रिएक्टर से ये संभव हो सकेगा कि हम थोरियम को इरेडिएट करके उससे, थोरियम एक फर्टाइल मटेरियल है, उसको फिसाइल मटेरियल U233 में कन्वर्ट कर सकें और U233 फिर हम थर्ड स्टेज के रिएक्टर में यूज़ कर सकते हैं। वो काम आगे चल रहा है। उसके पैरेलल में हम थोरियम को डायरेक्ट यूज़ करने के लिए मोल्टन साल्ट रिएक्टर बनाने की भी सोच रहे हैं और BRC में उसके लिए कौन सा साल्ट सॉल्यूशन यूज़ करना है, किस तरीके का काम रिएक्टर डिज़ाइन करना है, उस पर काम शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से हमारा बेसिस ये रहना चाहिए कि हम अपना जो थोरियम है, जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, उसके बेसिस पे कैसे रिएक्टर बना सकते हैं, उनको कैसे आगे तक लेके जा सकते हैं। इससे आगे बढ़ते हुए भारत जो है उसने एक टारगेट रखा है नेट ज़ीरो का 2070 तक का, और आप इसके ऊपर एक विशेष टिप्पणी आपने की है अपने ऐसे के माध्यम से कि इंडिया को सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी पे ही डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए बल्कि डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपने आप को। तो न्यूक्लियर के अलावा ऐसी और कौन सी लो कार्बन एमिशन एनर्जी सॉल्यूशंस आपके नज़र में हैं जो भारत उनके मार्ग पे ले सकता है? न्यूक्लियर के अलावा सोलर है, विंड है, हाइड्रो है। ये तीनों टेक्नोलॉजीज़ लो कार्बन टेक्नोलॉजीज़ हैं। जैसा कि कुछ समय पहले भी बात हुई थी, हम न्यूक्लियर, सोलर, विंड, हाइड्रो चारों को लेकर आगे चलना है और एक डाइवर्स एनर्जी मिक्स जो है उसकी बहुत ज़रूरत है। डाइवर्सिटी जो है इट इज़ ए हेज अगेंस्ट एनी डिसरप्शन। बिल्कुल एक ही अगर हम एनर्जी सोर्स पर निर्भर रहेंगे, वो किसी वजह से वो नहीं उपलब्ध हो तो उस समय फिर ऊर्जा उपलब्ध नहीं होगी। तो हमें न्यूक्लियर, हाइड्रो, सोलर एंड विंड, ये चारों सोर्सेज जो है उनका जितना हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल है उसको लेके आगे बढ़ना होगा। अभी ये सोचना कि कुछ लोगों का कहना है कि सिर्फ सोलर से काम चल सकता है या सिर्फ विंड से काम चल सकता है, मेरे विचार में वो ठीक नहीं है। Okay. हमें एक बात का ध्यान रखना है कि भारत की जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। भारत की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 400 के आसपास है। अगर आप USA देखें तो वहाँ शायद 39-40 इसके आसपास है। कनाडा में जाएं तो शायद 10 से भी कम है। तो अर्जेंटीना और ब्राज़ील वहाँ भी कम है। तो जो है स्थिति उन देशों की है जहाँ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम है, वो भारत की नहीं है। भारत में हम सोलर
कितना जो भूखंड है वो सोलर की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं, वो लिमिटेड अवेलेबल है जी। तो विंड पोटेंशियल भी लिमिटेड है। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि सोलर एंड विंड जो है उनका पोटेंशियल लिमिटेड है, हमें न्यूक्लियर लगाना होगा। हाइड्रो पोटेंशियल भी लिमिटेड है। हाइड्रो जहाँ रिवर्स हैं, जहाँ वो रिवर्स चल रहे हैं, पानी मिल रहा है, वो सिर्फ मानसून में मिलेगा। ज़्यादा पानी बीच में रिवर्स सूख जाते हैं, तो उसके लिए न्यूक्लियर एक बेस लोड है जो कि हमें ज़रूर लगाना होगा। जो हमारा जो एनर्जी मिक्स है उसका एक इंटीग्रल पार्ट न्यूक्लियर को होना चाहिए। और जो जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, सोलर एंड विंड ये इंटरमीडिएट सोर्सेज हैं, ये वेरिएबल्स है, तो उसकी वजह से डिमांड और सप्लाई को मैच करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो न्यूक्लियर उसमें भी सहायता कर सकता है। बेस लोड न्यूक्लियर से आए, जब हमारी सप्लाई ज़्यादा हो जाए उस समय हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइज़र लगा के हाइड्रोजन प्रयोग कर लीजिए। वो हाइड्रोजन बाद में इंडस्ट्री में प्रयोग करने के लिए हमें चाहिए ही चाहिए, वो हमें बनानी है। तो इलेक्ट्रोलाइज़र को ऐसे हम प्रयोग में लाएं कि डिमांड और सप्लाई बैलेंस हो जाए और हम चारों सोर्सेज जो है लो कार्बन के, न्यूक्लियर, सोलर, विंड, हाइड्रो, उनको प्रयोग में लाना चाहिए। आपने जो अभी बताया उसमें मुझे ये समझना है कि भारत देश को पॉलिसी फ्रेमवर्क लेवल पे किन चीज़ों में सुधार करना होगा ताकि ये सारे ही रिसोर्सेज को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल पाए। एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करना होगा जो कि टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक्स हो। अभी हम ये कह रहे हैं कि हर एक डिस्कॉम के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिए आरपीओस, रीन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस हैं। कुछ सोलर की हैं, कुछ सोलर एंड विंड की हैं, हाइड्रो की परचेज ऑब्लिगेशन हैं। रादर देन रीन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन वी शुड से लो कार्बन परचेज ऑब्लिगेशन। ओके। ताकि न्यूक्लियर, सोलर, विंड, हाइड्रो चारों उसमें आनी चाहिए। सो लो कार्बन परचेज ऑब्लिगेशन हमें की तरफ जाना होगा इन प्लेस ऑफ आरपीओस, रीन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन। दूसरा, अभी हमने जो ग्रीन हाइड्रोजन की डेफिनेशन दी है, वो डेफिनेशन जो है, वो परिभाषा जो है, उसमें हमने ये कहा है कि सोलर और विंड से जो हाइड्रोजन बनेगी वही ग्रीन हाइड्रोजन होगी। उसमें भी हमें ये कहना चाहिए कि लो कार्बन सोर्स कोई भी हो, उससे हाइड्रोजन जो बनाई जाएगी वो ग्रीन हाइड्रोजन कहलाई जाएगी। जो परिभाषाएं जो हैं वो उसको हम सोलर और विंड की तरफ ध्यान देते हुए हमें लो कार्बन बेसिस पे बनानी होगी, जिसको हम ये कह सकते हैं टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक्स होनी चाहिए। वो जो है हमें लो कार्बन बेसिस पे बनानी चाहिए। ये सबसे पहला तो ये एक चेंज लाना होगा। दूसरा जो है, अभी हमें इंटरस्टेट ट्रांसमिशन के लिए भी कुछ कंसेशंस हैं सोलर और विंड के लिए, जो कि न्यूक्लियर के लिए नहीं है। न्यूक्लियर भी लो कार्बन है, सोलर एंड विंड भी लो कार्बन है। इन सबको एक ही फ्रेमवर्क में लेके आना होगा ताकि इन सब टेक्नोलॉजीज़ को बढ़ाया जाए और आगे चल के हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी, ऊर्जा जो है लो कार्बन सोर्सेज से मिल सके। ग्लोबल लेवल पे अगर मैं बात करूं तो जो एनर्जी ट्रांजिशन पाथवेज सारे ही देश जिस पे चल रहे हैं, उसमें खास करके अगर डेवलपिंग नेशंस जो हैं उनमें भारत को आप कैसे देखते हैं और क्या भारत पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सकता है? हाँ, भारत एग्जाम्पल सेट कर सकता है। एक तो भारत में एक बहुत ही एडवांटेजियस पोजीशन है भारत की, क्योंकि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज़ पे हमने मास्टरी कर ली है। हाँ, यूरेनियम की हमारे पास कमी है, अदरवाइज़ हम पूरी सप्लाई चेन प्रेशराइज हाई वाटर रिएक्टर की इंडिया में है। तो ये एक दूसरे देशों के लिए भी एक मॉडल हो सकता है, वो भी ऐसा ही करें। सोलर इंसोलेशन जो है हमारे देश में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, उसकी वजह से हम सोलर प्लांट्स लगा पा रहे हैं। हाँ, हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, अभी हम सोलर पैनल्स इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए भी अभी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने उसके लिए काफ़ी जो है उसी दिशा में काम कर रही है और मैं सोचता हूँ कि शायद अगले कुछ वर्षों में ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पैनल भारत में बनेंगे। इसी तरीके से विंड मिल्स, विंड टर्बाइन्स हैं, वो तो भारत में बन ही रही हैं,
उसके लिए भी हमें रिसर्च करके बड़ी से बड़ी विंडमिल्स बनानी होगी, ताकि बेसिक पॉइंट विच आई वांट टू मेक इज़ कि सप्लाई चेन जो है, जो भी एनर्जी सोर्स हमारा है, वो जहाँ तक हो सके वो भारत देश में ही होनी चाहिए, ताकि कभी भी कोई मुश्किल नहीं हो। और ये जो है रोल मॉडल भारत बन सकता है इस तरीके से बाकी देशों के लिए। जो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप एक तरीके से कह रहे हैं कि हमें आत्मनिर्भर बनना होगा, यस, किसी और के ऊपर अपनी निर्भरता नहीं रखनी होगी। हाँ यस, हमें हर तरीके से आत्मनिर्भर बनना होगा। आजकल हम देख ही रहे हैं किस तरीके से चारों तरफ आपस में देश लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से सप्लाई चेन जो है उस पर असर हो सकता है, इसकी वजह से लॉजिस्टिक्स जो है, ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। उनको देखते हुए जहाँ तक हो सके हमको पूरी सप्लाई चेन को इंडिया में ही रखना चाहिए, पूरी तरह से आत्मनिर्भर होना पड़ेगा हमारे लिए। और हमारे देश एक बहुत बड़ा देश है, हमारे पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है हर तरीके की, और उसको देखते हुए एक आत्मनिर्भरता जो है वो बहुत ज़रूरी है। जो हमारे एस्पायरिंग यंग माइंड्स हैं, जो अभी आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि अगर वो न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर साइंस, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग इस विषयों में आगे पदार्पण करना चाहते हैं, तो उन्होंने अपने आप को किस प्रकार से तैयार करना चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि गो इनटू डिटेल। ओके, सिर्फ सरफेस पे नहीं रहें, डिटेल में जाना बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी भी सब्जेक्ट विषय के डिटेल में जाएंगे तभी मालूम चलेगा कि उस विषय में क्या है। जब पॉलिसी लेवल पे बात करें कि बाकी देश क्या कर रहे हैं, कोई क्या कह रहा है, यू शुड क्रिटिकली एनालाइज एवरी स्टेटमेंट, इंटेरोगेट एवरी स्टेटमेंट, और डेवलप कैपेसिटी टू रीड बिटवीन द लाइंस, वो बहुत ज़रूरी है। तो पॉलिसी लेवल पे पॉलिसी ऐसी बनाई जाएं जो हमारा गोल क्या है, हमें उस गोल की तरफ लेके जा सके। जैसे मैंने कुछ देर पहले बात की कि अगर हमें लो कार्बन की सोचनी है तो पॉलिसीज़ टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक्स होनी चाहिए। उसमें मेन मुद्दा है वो सब टेक्नोलॉजी लो कार्बन है उसकी तरफ जाना पड़ेगा। तो जो पॉलिसी वाले हैं उनको उस तरीके से सोचना होगा, जो टेक्नोलॉजी वाले जो हैं उनको ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी कि हम आत्मनिर्भर बन सकें, और इसके लिए डिटेल में जाना बहुत ज़रूरी है। जो कोई भी टेक्नोलॉजी के पीछे क्या साइंस है उसको समझना होगा, उसको समझ के आगे बढ़ना होगा, ताकि हम किसी भी टेक्नोलॉजी में जो भी इम्प्रूवमेंट्स करनी हो कर सकें। अग्रीड। आपने जो इतना लंबा करियर अपना तय किया है और आप अलग अलग मुकामों तक जब पहुँचे थे, आज जब आप अपने जर्नी को पीछे मुड़ के देखते हैं तो आप किस तरह से एक विरासत छोड़ के जा रहे हैं ये देखते हैं, और आप क्या कहना चाहेंगे कि किस चीज़ ने आपको सबसे ज़्यादा संतुष्ट किया था? मुझे दो चीज़ों से सबसे ज़्यादा संतोष हुआ। एक तो HBNI का बनाना। HBNI अब इस लेवल पे आ गया है कि जो मार्च 2025 का साल पूरा हुआ उसमें 291 PhDs अवार्ड की गई। वाओ! ये 20 साल में इस लेवल पे आ गया है। मेडिकल सीट्स जो हैं, मैंने कहा पोस्ट ग्रेजुएट सीट 10 से बढ़ के अभी शायद 190 के करीब आ चुकी हैं। दूसरा जो मुझे खुशी होती है देख के, न्यूक्लियर रिजीम चेंज, जिसकी वजह से हम अभी यूरेनियम इंपोर्ट कर पा रहे हैं जो पहले नहीं कर पा रहे थे। ये दोनों जो हैं HBNI और न्यूक्लियर रिजीम चेंज, ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। हाँ, उससे पहले भी जो मैंने थर्मल हाइड्रोलिक्स पे काम किया, वो भी जो रिएक्टर जिस पे मैं काम करता था वो सारे ठीक से चल रहे हैं, उसमें भी बहुत खुशी है। मुझे ये समझना है कि इतनी डिमांडिंग जॉब आप कर रहे थे, ठीक है, और आप अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के मेंबर थे, ये सब जब आप जी रहे थे तो आप एक वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन करते थे? क्योंकि ये आज के युवा को जानने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। वो बहुत कठिन पीरियड था मेरे लिए। जैसा कि मैंने कहा कि नॉर्मली सोचते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट 10 to 6 काम करते हैं, मेरा 6 to 10 काम था। तो
बस एक यही है कि मॉडरेट हैबिट्स, वो सब उसकी वजह से मैं आगे बढ़ता गया, और परिवार का पूरा साथ था, उसकी वजह से आगे बढ़ता गया। तो क्या आप कोई विशेष आभार कहना चाहेंगे कि इस व्यक्ति की वजह से या इन सारे व्यक्तियों की वजह से आई वॉज एबल टू मैनेज माई वर्क लाइफ बैलेंस? अगर मैं बचपन में शुरू करूं तो माता पिता का इतना साथ था, इतना प्रभाव था, जिसकी वजह से मैं एकेडमिक्स में एक्सीलेंट था। उसके बाद मैं मुंबई जब से आ गया तो मेरी पत्नी का बहुत ही साथ रहा, उसने हर चीज़ का ध्यान रखा, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ तक आ गया। और मुझे ये समझना है कि इतने स्ट्रेसफुल लाइफ से, मैं स्ट्रेसफुल जब कह रहा हूँ तो इस बात का स्ट्रेस कि आपको इनोवेटिव सॉल्यूशंस की तरफ वर्क करना होता था, एक ऐसे विषय पे काम करना होता था जहाँ पे आंसर्स आपको भी नहीं पता आज मिलेगा या कल मिलेगा। तो एक ऐसे वातावरण से गुजरते समय आप अपनी हॉबीज़ को कैसे मेंटेन करते थे, और आप क्या कुछ करते थे जिससे आप शाम को एक पीस ऑफ माइंड पा सकें? मेरी हॉबीज़, जब मैं स्कूल में था तो रीडिंग वाज माय हॉबी। उन दिनों में हर लोगों जो जितने महत्वपूर्ण व्यक्ति मुझे मालूम चलता था उनकी जीवनी को पढ़ना, पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ना, इस तरीके की बुक किताब पढ़ता था। बाद में जब मैं बीआरसी में आ गया तो इतना वर्कलोड बढ़ गया था, पीएचडी भी करनी हो, पीएचडी के लिए काम करना, रिएक्टर्स के लिए काम करना, तो शायद वो पीछे रह गया। बाद में जब न्यूक्लियर नेगोशिएशन शुरू हुई तो शायद मुझे एक अलग पढ़ाई करनी पड़ी, एनपीटी के रिलेटेड पूरा न्यूक्लियर लॉ के पढ़ाई करनी पड़ी, वही करता गया। हाँ, इस सब करते हुए मैंने एक चीज़ का ध्यान रखा कि आई थिंक 1982 की बात है कि बीआरसी में एक समर ट्रेनिंग कैंप लगता है योगा के लिए, और गुरु निम्बालकर जिनका दादर में इंस्टीट्यूट है, योग विद्या निकेतन, उनकी तरफ से लगता था ये, वो मैंने अटेंड किया था। तो गुरु निम्बालकर खुद आए थे फाइनल डे को सबको संबोधन करने के लिए, जितने विद्यार्थी थे। उन्होंने एक बात कही थी कि आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो ऊंचे पदों पे हैं, उनको शायद इस बात की आदत है कि काम अपने जूनियर को डेलीगेट कर दिया जाए, योगा आपको खुद करना होगा, डेलीगेट नहीं कर सकते। वो मुझे अभी तक याद है। तो योगा मैं 1982 में सीखा था और प्रैक्टिस करता हूँ, अभी तक करता हूँ। और उसके अलावा वॉकिंग में बहुत दिलचस्पी रखता हूँ, ताकि 5-6 किलोमीटर जितना वॉक कर सकूँ रोज़ उतना कर लेता हूँ, जिससे मैं अपनी जो भी काम करना है वो काम कर सकूँ। मैं कभी टूर पे बाहर भी जाता हूँ अभी तक, तो वहाँ भी कोई ना कोई जगह ढूंढ लेता हूँ जहाँ मैं मॉर्निंग वॉक कर सकूँ। ये रूटीन मेरा बहुत शुरू से ही चल रहा है और शायद चलता रहेगा आगे भी। अमेजिंग, एंड आई होप कि आप ये अपनी जीवनी में जितने लंबे समय तक कर पाएँ और व्यक्तियों को इससे प्रोत्साहित कर पाएँ, आपके परिवार में भी और आपके मित्र वर्ग में भी, वो डेफिनेटली उनके लिए भी बहुत कारगर रहेगा। मैं अभी इस पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव पे आ चुका हूँ और मैं आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ। तो मेरी आपसे विनती ये रहेगी, आपको बहुत संक्षिप्त में उसका उत्तर देना है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक शब्द में परमाणु ऊर्जा इस विषय को डिफाइन करें, तो आप कैसे करेंगे एक शब्द में? एनॉर्मस पोटेंशियल, बहुत ज़्यादा इसका पोटेंशियल है। अगला सवाल, आपके अब तक के सबसे पसंदीदा वैज्ञानिक खोज क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। और आपकी खुद की पर्सनल वैज्ञानिक खोज? वो मैंने पहले कहा कि 2 काम जो मैंने किए, सेटिंग अप ऑफ HBNI एंड न्यूक्लियर रिजीम चेंज, वो मेरे फेवरेट टॉपिक हैं। अगर आप इंजीनियर नहीं होते तो आपको क्या लगता है आप क्या होते आज? ए राइटर। ओके, आप युवा को संक्षेप में क्या सलाह देना चाहेंगे? ट्रस्ट बट वेरीफाई। और भारत के आत्मनिर्भर भारत का जो मिशन लेके चल रहा है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? हमें एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ अपना ध्यान रखना है। और करियर में जब आप आज पीछे मुड़ के देखते हैं, क्योंकि आपने कहा कि आप बिल्कुल मार्च 2025 तक एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में कार्यरत थे, तो आपका अब तक का सबसे चुनौतीपूर्ण क्षण क्या था ज़िंदगी में?
चुनौतीपूर्ण क्षण अगर पर्सनल लाइफ में कहूँ तो वो था बम्बई में ट्रेनिंग स्कूल से पास करने के बाद अकोमोडेशन ढूंढना। ओके और अगर आपके करियर में मैं पूछूँ तो कैरियर में सडनली मुझे जब ये कहा गया कि आपको नेगोशिएशन के लिए अभी जाना है या डायलॉग के लिए 98 के बाद, जून 98 की बात है, कहा गया कि आपको इस देश में जाके बात करनी है। तो ये इतना अचानक हुआ, मुझे लगा कि यस, इस तरफ भी ध्यान देना होगा। वाओ। सो सर, हम लोग पॉडकास्ट के अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने हमें इतना समय दिया, और आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारे लिए आपके कोई ऑब्जर्वेशंस हैं कि हम लोग और किस तरीके से अगली बार बेहतर कर पाएँ? यहाँ आपका मुझे पूरा अरेंजमेंट जो है बहुत ही अच्छा लगा, और रादर मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि मेरी बात जो है आप बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे, और आप ऐसा ही काम करते रहिए, और कई लोगों को, जितने लोग आप इंटरव्यू ले सकता है उतना लीजिए, और ये संदेश जो है देश के युवा को पहुंचाते रहिए। ज़रूर। तो उस पड़ाव पे मैं आपको अभी के लिए धन्यवाद कहता हूँ सर। धन्यवाद। थैंक यू।